बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंट्रीमेट्स कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैर वाफियत से होंगे। आज एक नया दिन, नई बैठक, नया टॉपिक, नए मेहमान और एक नई मोटिवेशन हमारे साथ होगी। आपको जैसे पता है कि हम अपने प्लेटफॉर्म में डिफरेंट स्कॉलर्स को इनवाइट करते हैं और उनके साथ एक बैठक होती है 1 घंटे की, और उसमें हम उनकी ज़िंदगी के तजुर्बात, वो कौन से प्रोसीजर को फॉलो करके बाहर तक पहुँचे, उन्होंने क्या क्या मुश्किलात देखी, क्या क्या बैरियर्स थे और उनकी मोटिवेशन क्या थी और क्या मोटिव था जिसने उनको मोटिवेट रखा। तो आज की ये जो हमारी बैठक है, ये हमारे असद भाई हैं नॉर्वे में, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे स्टूडियो में, जो कि इस वक्त नॉर्दर्न लाइट्स भी इंजॉय कर रहे हैं। तो पहले तो इनको वेलकम करते हैं हम अपने प्लेटफॉर्म पे भी और स्टूडियो में भी। तो असद भाई, वेलकम और बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया अपने कीमती वक्त में से। तो चूंकि हमने इसको 1 घंटे में फिनिश करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम दिया जाएगा। तो पहले तो अपना बेसिक सा इंट्रोडक्शन करवा दें, फिर उसके बाद हम अपना जी टॉपिक शुरू करते हैं। जी आमिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपने इनवाइट किया है, सेकंड टाइम है आपके साथ मेरी बैठक। और आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपने एक ओपन किया है, जो इनकमिंग स्टूडेंट्स हैं या जो पहले भी बाहर आ चुके हैं उनको गाइड करना कि किस तरह वो बाहर आ सकते हैं। और जिस तरह आजकल आपको तो पता ही है, पाकिस्तान के हालात एक मतलब एक किस्म की बड़ी, जो मैं फील कर रहा ना, बड़ी म्यूसी सी फैली हुई है वहाँ पे ना। तो उन चीज़ों में मतलब कि लोग बहुत अपना पैसा ज़ाया करते हैं, एजेंटों के चक्कर में पड़ते हैं। तो उसकी बजाय एक जो प्रॉपर लीगल चैनल के थ्रू इंफॉर्मेशन देनी जो है वो सदका जारिया ही है, मैं समझता हूँ आजकल के दौर में। तो मेरा नाम असद मुर्तज़ा है और मैं अभी इस वक्त नॉर्वे में होता हूँ। पीएचडी रिसर्च फेलो आर्कटिक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्वे, थ्रोम्सो में है ये। और इससे पहले मैंने मास्टर, तो मेरा बैचलर पाकिस्तान से है वेटनरी में, और मास्टर मैंने ताइवान से किया था स्कॉलरशिप पे। उसके बाद मैं हांगकांग चला गया, वहाँ पे मैंने जॉब की 2 साल के करीब, वहाँ पे हांगकांग साइंस पार्क में और साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग में। उसके बाद फिर मुझे पीएचडी की ऑफर हुई, तो और मैं इधर नॉर्वे मूव कर गया। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम नॉर्वे को प्राइमरीली डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होगा किसी का रिलेटेड टू ताइवान, हांगकांग और एनी अदर कंट्री, तो हम उसको भी साथ में हाईलाइट करेंगे, ज़रूर उस पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया असद। हमारा जो टॉपिक है उससे पहले ये बताएं कि क्या मोटिवेशन थी जिसने आपको मोटिवेट रखा बाहर जाने के लिए। अच्छा, मोटिवेशन जो मेरे ख्याल में मेरी थी ना, मोटिवेशन मैं आई थिंक छठे या सातवें सेमेस्टर में होऊंगा। तो मुझे उससे पहले भी शौक था, मतलब स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है, स्कॉलरशिप पे जाना है, लेकिन उस वक्त पता नहीं था ये जो खास करके मोटिवेशन लेटर लिखना। इतनी, हम भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट थे, इंग्लिश इतनी है नहीं थी। तो मैंने बड़ी ऐसे अप्लाई करता रहता था अपॉर्चुनिटीज पे।
फिर इवन कि मेरा एक यू ग्रेड में मुझे बहुत शौक था, यू ग्रेड में मैंने बहुत एफर्ट मारी ना, हर दफा यू ग्रेड एक्सचेंज प्रोग्राम यूएस का, लेकिन मेरा उसमें नहीं हुआ। लेकिन उनका एक और प्रोग्राम था सूसी, उसमें मेरा इंटरव्यू हुआ था, लेकिन इंटरव्यू के बाद ना मेरी सिलेक्शन नहीं हुई थी, तो वो मैं बड़ा एक दफा तो स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर मैंने कहा कोई नहीं। तो जो मेन आई थिंक जो जिस बंदे ने मुझे मेन गाइड किया, इग्निशन दी, उस बंदे का मैं बड़ा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और हमेशा मैं रहता हूँ। वो डॉक्टर जुनेद अहमद है, पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग वाला। वो उस वक्त उन्होंने नया नया अपना ग्रुप शुरू किया था, मैं मतलब कह सकता हूँ कि वो ग्रुप के ना इनिशियल मेंबर में से था, 2016-17 की बात है। तो उन्होंने बड़ी इस मामले में हेल्प की, गाइड, जब भी कोई क्वेश्चन हुआ उन्होंने आंसर किया। तो बस उसके बाद यही है, बैचलर अभी कंप्लीट नहीं हुआ था तो बस अप्लाई करना शुरू कर दिया, सीएससी पे चल रहा है, कोरिया में मेल चल रही है, कोरिया फिर मेरा मेन था, कोरिया जाना है, कोरिया का ड्रीम पैदा हो गया। लेकिन कोरिया की एक तो मैंने हॉरर स्टोरी सुनी ना, फिर मैंने कहा नहीं, कोरिया नहीं जाना भाई, उधर तो प्रोफेसर जो है वो तो सत्यानाश कर देते हैं। तो बस उसके बाद फिर ताइवान को टारगेट किया, ताइवान, थाईलैंड, थाईलैंड में भी मेरा हुआ था सीएमयू यूनिवर्सिटी में, चियांग में यूनिवर्सिटी है, और चाइना में भी, लेकिन मैंने थाईलैंड पे इस पे ताइवान में गया। ताइवान का क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा एक डिफरेंट था, और इसलिए जो है ना मैंने उसको प्रेफर किया और ताइवान गया। और मैं कहता हूँ कि ताइवान वॉज अ वंडरफुल कंट्री, मैंने 2 साल जिंदगी के गुजारे हैं वहाँ पर। आई थिंक इट वाज रियली रियली ग्रेट टाइम दैट हैव स्पेंट देयर। तो बस उसके बाद जब आप एक दफ़ा पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस और चीज़ों को देखने का, उनको परसीव करने का एंगल चेंज हो जाता है। फिर आप वक्त के साथ इंसान जो है उसको पता चल जाता है कैसे कैसे क्या करना है। तो फिर बिल्कुल, हाँ ऐसा जी, ही है। हाँ ओके, जी, तो ओके असद, अब शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। कि आज का जो टॉपिक है स्टडी इन नॉर्वे, स्कॉलरशिप इन नॉर्वे, लाइफ इन नॉर्वे, अपॉर्चुनिटीज इन नॉर्वे। तो आपने वन बाय वन सब पे कमेंट्स करने हैं, और अगर टाइम बचा तो हम वीज़ा प्रोसेस को भी डिस्कस कर लेंगे। तो अब वन बाय वन आप जो है अपने थॉट्स शेयर करें। अगर आपने भी स्क्रीन शेयर करनी है वो भी कर सकते हैं। ओवर टू यू। सही सही, ठीक है। अच्छा, जो है ना स्कॉलरशिप इन नॉर्वे, उसमें ये है कि नॉर्वे ट्यूशन फ्री कंट्री में आता था, सेम अदर यूरोपियन कंट्री, यहाँ पे ट्यूशन फीस नहीं थी। और नॉर्वे मेरे ख्याल में एक बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी लोगों के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ इतने पाकिस्तानी स्टूडेंट आज यहाँ आए नहीं जितने आने चाहिए, क्योंकि इससे पहले ज़्यादा लोगों का रुझान था जर्मनी, इन कंट्रीज़ में। और फिर अभी जो रिसेंटली फिर जब अपॉइंटमेंट के इश्यूज ये आना हुए, उसके पहले इन्होंने भी बैन कर दिया कि फीस लगेगी। और एट द मोमेंट फीस इतनी हाई है कि मैं कह रहा हूँ यूके से भी ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 20,000 यूरो पर ईयर। इट्स अनएक्सपेक्टेडली सो हाई कि आप किसी सूरत में भी इतनी फीस नहीं दे सकते। तो अच्छा, असद भाई, इंटरप्शन, सॉरी फॉर इंटरप्शन, इन्होंने फीस क्यों लगाई? क्योंकि 2022 फीस तक, क्यों लगाई? हाँ, अच्छा, फीस इसलिए 22। लगाई कि फीस इसलिए लगाई उन्होंने, जो एक्चुअली जो मैं समझता हूँ इसको, जो फीस लगाई की रीजन थी ना उनकी, वो यही थी कि नॉन यूज स्टूडेंट को कट ऑफ करें, कम करें इनको। ठीक है। उसमें जो मैंने उनकी वो जो रिपोर्ट थी वो पढ़ी थी सरसरी तौर पे, उसमें एक रीज़न तो उन्होंने ये दी थी कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, तकरीबन 7-8 हज़ार स्टूडेंट हर साल आ रहा है, तो इतनी हमारे पास जॉब्स नहीं है, फिर ये हमारे लोकल लोगों के साथ भी compete करते हैं। फिर उसके अलावा एक उनके सेनेटर या वाट एवर, उसने ये रीज़न दी थी जर्मनी ने के अलावा बाकी यूरोपियन सारी कंट्री ने लगा दी हुई है फीस, तो हम भी यूरोप फॉलो करना है जी, ये वो, मतलब एक एक्सक्यूजेस थे। लेकिन इन द हिंडसाइट वो जो जो मेन चीज़ थी, वो बैक इनको नॉन ईयू को कम करना चाह रहे थे, बंद करना चाह रहे थे। तो फिलहाल अभी जो है फीस लगी हुई है नॉर्वे में, जो मास्टर स्कॉलरशिप, मास्टर पे लोग आ सकते हैं, लेकिन अभी भी एक प्रोग्राम है, एक तो ऐसा फीस नहीं है और बहुत कम लोगों को पता है। अगर किसी का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो एक प्रोग्राम है मैरी टाइम इंजीनियरिंग के नाम से, ईस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्वे करके, मैं भी उसको शो कर दूंगा। अच्छा, उसका ये है कि उस प्रोग्राम में आपने पहला साल आपका इधर है नॉर्वे में, सेकंड ईयर आपका जर्मनी में, और अगला जो आप साल है वो आप नॉर्वे एंड जर्मनी चूज कर सकते हैं। तो वो बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि उसमें नॉर्वे की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपका वीज़ा 100% है सक्सेस, और ब्लॉक अकाउंट वाला भी चक्कर नहीं। ओनली ये है कि आपको पैसे रखने होते हैं इनके यूनिवर्सिटी के अकाउंट में, वो भी है तकरीबन 15,000 यूरो के करीब है, 15 से कम ही, ऑलमोस्ट 40 लाख PKR। तो वो, लेकिन जब आप आते हैं यहाँ पे, आपका
तो 10 दिन के अंदर आप जब पहुंच जाते हैं तो वो आपको रिलीज कर देते हैं, आप वापस कर देते हैं। तो ये करंटली जो सूरत हाल है। लेकिन इसके अलावा जो उनकी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वो कुछ स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, लाइक फिनलैंड या इस तरह की कंट्री, लेकिन अभी वो उसके लिए भी प्रॉपर एक पूरा टाइम होता है, पूरा जो इनका लेजिस्लेशन बनता है, पूरा वो बनाते हैं कानून के इस तरह चलना है, हमें तो अन्यवाद नहीं देते। तो वो भी इन प्रोसेस जो है चीज़ें चल रही हैं, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम कमिंग ईयर्स में एटलीस्ट ये ट्यूशन फी वेवर जो स्कॉलरशिप्स हैं ये एक, और ये भी उनका फोकस था कि हम नॉन यू को कम करते हैं, लेकिन जो हाईली टैलेंटेड है वो लेंगे, क्रीम लेंगे, तो उसमें यही है, वो स्कॉलरशिप आ जाएंगी ट्यूशन फी वेवर वाली। तो वो लोग जो हैं, अच्छा ये क्वेश्चन आ गया इफ्तिखार हुसैन भाई का, इसको भी मैं थोड़ा सा करूंगा हाईलाइट। ये इफ्तिखार भाई जो है हमारे एक बहुत ही टॉप साइंटिस्ट है, रिसर्चर है माशाल्लाह। इस टाइम हांगकांग में इन्होंने पीएचडी की है, और इनकी 5000 से ऊपर साइटेशन चली गई हैं, और पीएचडी की वजह से इनको रिसेंटली ग्रीन कार्ड भी मिला हांगकांग में बैठे हुए यूएस का। तो इफ्तिखार भाई पूछ रहे हैं कि पीएचडी के लिए नॉर्वे, ताइवान या हांगकांग। अच्छा, इसमें तीन चीजें हैं। ताइवान जो है ना, ताइवान को अगर मैं कहूँगा लाइफ जहाँ पे थोड़ी सी मौसम के लिहाज से अच्छी है, लेकिन ताइवान का भी ये है कि वहाँ पे प्रोफेसर जो है पैसे इतने देते नहीं और प्रेशर ज़्यादा देते हैं। तो ताइवान को पीएचडी में तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेके आऊँगा, मास्टर के लिए अच्छी है जगह। अब हांगकांग का ये है कि हांगकांग में रिसर्च बहुत टॉप की है। हांगकांग की रिसर्च जो है ना उसका अलग ही लेवल है, जो मैं देख के आया हूँ। और हांगकांग में पैसे भी अच्छे मिलते हैं। लेकिन नॉर्वे का इफ्तिखार भाई ये है कि नॉर्वे की मेन चीज़ ये है कि आप अगर पीएचडी यहाँ पे करते हैं तो आपको पासपोर्ट बहुत जल्दी मिलता है, जो सबसे मेन चीज़ है। और नॉर्वे की सैलरी और हांगकांग की सैलरी भी ऑलमोस्ट जो है मोर और बट लेस सिमिलर है। और नंबर 3 सबसे अहम चीज़ ये है कि नॉर्वे में स्ट्रेस नहीं देते स्टूडेंट को, पीएचडी को ये स्ट्रेस दे सकते ही नहीं है। आपके एज एम्प्लॉय पूरे राइट्स हैं, हर चीज़ है आपकी। और यहाँ पे जो होता है ना, यूनियंस होती हैं, वर्कर्स यूनियंस होती हैं, तो वो मोस्टली पीएचडी वालों ने ज्वाइन की होती है। तो अगर आपका सुपरवाइजर या ऐसा वैसा कोई आपको कुछ करे तो वो यूनियन वाले जो है वो आ जाते हैं, पकड़ लेते हैं, कहते हैं आप हमारे बंदे को प्रेशर डाल रहे हो। मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे वो पेपर पेपर वाला ट्रेंड नहीं है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी है। मतलब ये कम पब्लिश करते हैं, 2-3 कर लिए पीएचडी में मैक्सिमम, लेकिन वो पब्लिकेशन करते हैं जिनका बाकी कुछ कुछ चीज़ आती है, कोई इम्पैक्ट होता है, कोई निकलता है। और उसके अलावा फिर हर भाई ये है कि अगर आप पीएचडी करते हैं, यहाँ पे 4 साल की पीएचडी होती है और 3 की होती है। तो 3 साल के बाद आप परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हैं नॉर्वे के। तो ये बेनिफिट है नॉर्वे के। हांगकांग का भी पासपोर्ट मिल जाता है 7 साल के बाद, पीआर मिल जाती है, उसके बाद पासपोर्ट मिल सकता है, लेकिन वो एक थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। और हांगकांग की बजाय नॉर्वे का पासपोर्ट ओबियसली ज़्यादा वर्थी है, स्ट्रॉन्गर है, और आप डुअल भी रह सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है, लेकिन वही बात है कि हर जगह के अपने बेनिफिट और नुकसान होते हैं। अगर आप रिसर्च में चाहते हैं कि आप टॉप की रिसर्च करें, देन हांगकांग, देन फुल स्टॉप है। जो हांगकांग में रिसर्च है वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यूरोप का मोस्टली सिस्टम जो है ना, जो डेवलप्ड कंट्री का ऑटोमेटिक हो चुका है, ट्रैक पे चल रहा है। इनको परवाह नहीं है कि हमने ऊपर जाना है और जाना है। इनको क्या है, ये कह रहे हैं बस चल रही है लाइफ, एंजॉय, दैट्स इट। सुबह 8 से लेके 2-3 बजे तक काम किया, बस खत्म। उसके बाद जाओ घर, जाओ मौज करो, जिंदगी एंजॉय करो, स्पोर्ट्स करो। अभी हमारा स्नो पड़ना शुरू हो गई है, तो बस अभी ये स्कीइंग स्टार्ट उनकी जो है ना, स्पोर्ट्स स्कीइंग कर रहे हैं, वो आइस हॉकी चल रही है। तो अच्छी लाइफ है। तो तो मैं हाँ इसमें जी, ऐड किया कर मेरे। दूं, इफ्तिखार भाई, मेरे जब मैं चाइना से आया था ना यूरोप में, तो मैंने अपने प्रोफेसर को हड़बड़ाहट में कह दिया कि चाइना में मेरे दोस्त पब्लिकेशंस पे पब्लिकेशंस कर रहे हैं, तो मैं जो है एक जगह पे स्टैटिक हूँ। तो मेरे सुपरवाइजर ने कहा कि तुम सिर्फ अपने स्किल्स इंप्रूव करो और ट्रैवलिंग करो, और इसके अलावा एक पब्लिकेशन तुम्हें यूएसए पोस्ट डॉक दे देगी, वो करवाना मेरा जुम्मा है, ठीक है। तो हाँ, उसने उसने मुझे कहा कि हम एक करेंगे 10 से 15 इम्पैक्ट फैक्टर में, और वही इनफ होगी तुम्हारे लिए पोस्ट डॉक के लिए। तो ये हमें ये खुद मेरा प्रोफेसर पैसे भेजता है, कहता है जाओ घूम फिर के आओ। स्पोर्ट्स पे भेजता है हमें, क्लब्स ज्वाइन करवाए हुए हैं, सोसाइटीज ज्वाइन करवाई हुई हैं। और कभी कभी खुद हम सब लैबमेट्स, कभी हम ग्रिलिंग करने जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और असद भाई भी इन चीज़ों को एंजॉय करते होंगे। हाँ बिल्कुल, सुबह। ये चीज़ ये है कि आपको हेल्दी रखते हैं इन चीज़ों पे, वो रिकमेंड करते हैं कि आप ना
मतलब अब एक बात आपको मैं इधर मेंशन करता हूँ कि इधर एक दिन ऐसी बात हो रही थी, तो स्विमिंग के बात आई, तो मैंने कहा मुझे तो स्विमिंग नहीं आती है। वो ऐसे सारे ना बड़े हैरान अंगेज। मैंने कहा पाकिस्तान में हमें मोस्टली को स्विमिंग नहीं आती, हालांकि यहाँ पे कंपल्सरी हर बंदे को स्विमिंग आती है। हर बंदे तो को, मेरी बिल्कुल। सुपरवाइजर ने मुझे बकायदा कहा, हो गया थी अगस्त में कोर्स शुरू हो रहा है इधर जो थ्रोम्सो हमारा ना, कि थ्रोम्सो सिटी में एक स्विमिंग पूल है पूरे बहुत बड़ा, तो कह रही वो कोर्स ज्वाइन करो और जाके स्विमिंग सीखो। तो ये बड़ा हाँ, इन मामले में इन्वेस्ट करते हैं, और वो खुद भी वीकली जो है वो हर वीक एक दफा स्विमिंग करती है ओशन के अंदर। मतलब जो हमारा समुंदर है ना, मेन अटलांटिक ओशन जो होता है, इसका टेम्परेचर नॉर्मली जो होता है ना विंटर में, तो अभी तो आजकल तो 1-2 पे आया हुआ है, समर में भी 10-11 होता है, उसमें वो स्विमिंग करती है। तो इस अच्छा, चीज पे इनका जो है ना बड़ा बहुत ज्यादा फोकस है, बहुत ज्यादा। तो बिल्कुल। तो बाकी डॉक्टर ताहिर बाकी अली साहब क्वेश्चन को, तो अभी साथ साथ करेंगे कि हम इनको बाद में देखेंगे? नहीं, इनको एंड पे करेंगे। डॉक्टर ताहिर चलेंगे साहब चलेंगे। जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। तो हाँ डॉक्टर जी। साहब, बहुत बहुत आपको वेलकम है हमारी बैठक में। तो इंशाल्लाह आपको मैं माइक पास कर रहा हूँ, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो असद से पूछें। आज का जो टॉपिक है वो नॉर्वे के हवाले से है, और हम इस पे अब कमेंट शुरू करने लगे। जी थैंक यू। वेलकम हेयर। तो आज की हमारी बैठक में हमारे साथ गेस्ट हैं असद साहब नॉर्वे से। तो इनसे हम थोड़ा सा नॉर्वे के बारे में पूछेंगे। नॉर्वे के बारे में कुछ परसेप्शंस पाई जाती हैं। नॉर्वे एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री है। आप पीएचडी के साथ स्कॉलरशिप के साथ तो अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, लेकिन इसके अलावा सुनने में आया है कि वैसे जो है वो फिर काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो वहाँ पे फिर वैसे सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल है। सर्वाइवल के हवाले से आप क्या कहेंगे? जॉब्स के हवाले से नॉर्वे में सुना है कि जॉब्स भी थोड़ी सी रिलेटिवली कम है, तो और एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो फिर सर्वाइवल किस तरह से हो सकता है? और इसके अलावा नॉर्वे जो है वो वहाँ पे क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं? तो जी असद भाई। अच्छा, असद भाई सबसे थोड़ा पहले सा, मैं असद भाई सॉरी, थोड़ा सा सेंटर में हो जाए ताकि फेस आपका क्लियर नजर आए सबको। थोड़ा सा ना अपने आप को एडजस्ट करता हूँ, एक सेकंड। हाँ, थैंक यू। तो जिनके भी कमेंट्स हैं वो हम एंड पे हाँ, अभी एड्रेस अभी करेंगे। अभी अभी बेहतर है। हाँ, अब ठीक है। ओके सर भाई, चले। ओवर टू यू। हाँ, चले उसमें पहले मैं ये कहूँगा कि जो मास्टर वाले स्टूडेंट यहाँ पे आते थे ना, तो मैंने नहीं देखा किसी को इधर भूखा मरते हुए। मतलब जॉब्स मिल जाती हैं, और जॉब मिल जाती है। फिनलैंड के अक्सर मैं ग्रुप में ज्वाइन था, क्योंकि मेरा छोटा भाई जो है वो ट्राई कर रहा था रिसेंटली मास्टर में आने के लिए। तो वहाँ पे बड़े यही मेन इश्यूज से मेंशन थे। उन्होंने कहा जी फिनलैंड में जॉब्स नहीं होती, ये वो, मतलब काफी रीजन। नॉर्वे में ऐसा नहीं था। नॉर्वे में अगर मास्टर पे स्टूडेंट आते हैं, जो मैंने देखे थे पहले जितने भी थे यहाँ पे, तो समझ ले वो हम इधर अक्सर मेंशन करते हैं कि बादशाहों वाली जिंदगी गुजारते थे। मतलब कि यहाँ पे पर आवर वेजेस बहुत हाई हैं। मतलब जो स्टूडेंट के लिए नॉर्मल ये काम मेरा एक दोस्त करता था, तो वो 230 क्रोनर पर आवर लेता था। 230 क्रोनर ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 19 या 20 यूरो। ठीक है, तो 19-20 यूरो पर आवर लेता था। तो 8 घंटे की शिफ्ट लगाए तो 8 दूनी 16, 160 यूरो एक दिन के कमा रहा था। ठीक है, तो वो लेकिन अलाउ होता है, टाइम इनका 20 घंटे होते हैं, तो वो सारा ओवरऑल करके ना थोड़ा सा टैक्स भी देना पड़ता है। स्टूडेंट का टैक्स कम होता है, तो फिर भी आप एक अच्छी लाइफ जो है गुजार सकते थे। ये ट्यूशन फी लगने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है जॉब्स का। जॉब्स वाकई कम है नॉर्वे में। उसकी रीजन ये है कि नॉर्वे में इंडस्ट्री नहीं है। इनका अपना जो है कुछ नहीं है, सब कुछ इंपोर्ट होके आता है अपना। इनकी सिर्फ जो इंडस्ट्री है वो फिश इंडस्ट्री है, और उसके बाद पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, जो मेन इनका सोर्स ऑफ इनकम है। तो जॉब्स वाकई कम है। मास्टर के बाद जो है अपॉर्चुनिटीज, जो लोग आते हैं इधर, हमारे कुछ सीनियर थे, लेकिन ये नहीं है कि नहीं, आईटी वालों को बड़ी इजीली मिल जाती है। आईटी वाले जो बंदे जितने भी थे उनको तो फौरन मिल जाती है। लेकिन उसमें भी ये फैक्टर है कि सबसे बड़ा जो मेन चीज मैंने देखी है, हमारे स्टूडेंट्स आके लैंग्वेज नहीं सीखते। ठीक है, अब मैं पीएचडी में, मुझे लैंग्वेज नहीं आती अभी तक ना। मे भी A1 लेवल तक आता होगा, लेकिन मुझे मसला नहीं है। मुझे लैंग्वेज ना भी आए, मेरे पास अभी 3 साल जो है फुल टाइम है, और मैं वैसे भी वर्क वीजे पे हूँ। मैंने सिर्फ A2 रिक्वायरमेंट पूरी करनी है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, वो मैं वो कोर्स करके भी पूरी कर लूंगा। उसके बाद भी मेरे पास टाइम है, तो मैं इतनी वो हेडेक उस चीज़ की नहीं ले रहा। लेकिन जो स्टूडेंट मास्टर पे आते हैं उनको फोकस करना चाहिए था लैंग्वेज पे। तो वो लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो, जब लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होंगे, अब इस बात आप लोकल को compete कर रहे हैं, तो वो
क्यों जवाब आपको दें जब उनका अपना बंदा एक है, ठीक है। और फिर एक ये भी चीज बड़ी आ जाती है, हम पाकिस्तानियों का बड़ा इशू है इधर, मैं ओपनली मेंशन करूंगा कि हम ना उधर के हैं ना इधर के हैं। पाकिस्तान से आ तो जाते हैं, या आपके हमने खाना भी हलाल खाना है जी, हलाल का इशू है, ठीक है। उसके बाद ड्रिंकिंग हम नहीं करते, ठीक है। तो वो एक जो सोशल नॉर्म्स है ना, उनमें हम बड़े उलझे हुए हैं। जो यूरोप में लोग बैठे हुए हैं ना, हम ना पाकिस्तानी है फिर ना यूरोप में। अब इनको तो वही बंदा पसंद है ना जो इनके साथ बैठे पिए पार्टी करे। तो ड्रिंकिंग इनका नॉर्मल कल्चर है, इनके कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो वो अगर आपको एक दफा बुलाएंगे, आप ड्रिंकिंग नहीं करते तो आपको वो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन अगली दफा आपको कभी नहीं बुलाएंगे वो, ठीक है। जो जी, ड्रिंकिंग की ये स्मोकिंग की बात होती इनका है। ये माइंड करते हैं कि ये कहते हैं कि ये आप लोग हमारे साथ मिक्स ही नहीं होते हैं। हाँ, मिक्स नहीं होते। एग्जैक्टली अब इधर इधर हमारे कुछ लोग हैं वो अभी तक मतलब कि बिल्कुल अलग थलग हैं, हम इनके कल्चर में हुए ही नहीं है। तो हमारा एक दोस्त है वो बताता होता है, उसकी उसके भाई की नेशनैलिटी हुई नॉर्वे की ना, तो पासपोर्ट रिसीव करने गया। तो बेसिकली नॉर्वे में इंग्लिश हर एक को आती है, 95% 90 लोगों को ना इंग्लिश आती है। लेकिन ये प्रेफर करते हैं जब आप मीटिंग हो रही है, वैसे नॉर्वेजियन ऑब्वियस बात है, लोकल लैंग्वेज है, उनकी मदर टंग है। तो उसने जाके बोला कैन आई गेट माई पासपोर्ट। तो उसने आगे से जो बंदी बैठी थी उसने जवाब दिया, उसने कहा सीरियसली। वो इस बात पे हैरान हुई कि बंदा नॉर्वेजियन बन गया, पासपोर्ट लेने आया और इंग्लिश में मेरे में बात कर रहा है। तो उसने उसके बाद वो उसने क्या 15 मिनट यहाँ पे खड़े होकर नोश्क बोलो फिर मैंने तुम्हें पासपोर्ट देना है। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। आप मतलब आप एक मुल्क के नेशनल बन रहे हैं तो उनकी जुबान नहीं आती है आपको, तो ये फैक्टर जो है ना मेन, मैं आपको बोलूंगा जॉब के हवाले से यहाँ पे है। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर आप देखा जाए, अगर बंदा हिम्मत वाला हो, डिग्री अच्छी से करे, लैंग्वेज सीखे, जॉब मिल जाती है, इतना इशू नहीं है। क्योंकि इतने तो लोग ही नहीं है यहाँ पे ना, यहाँ तो ना बहुत बड़ी सैचुरेशन हुई पड़ी है। तो कहीं ना कहीं बंदा एडजस्ट हो जाता है। अब आईटी वाले हमारे जितने भी यहाँ मास्टर के स्टूडेंट जो मैंने देखे हैं वो ग्रेजुएट होते सारी सारों की जॉब से अलग ही हुई है। तो जॉब मिल जाती है, थोड़ी टफ है लेकिन मिल जाती हैं। अब इधर फिर उसके बाद, हाँ जी। एक्चुअली हमने पढ़ा था कि जो आइलैंड कंट्रीज होते हैं ना, जो आइलैंड कंट्रीज होते हैं उनकी एक्सेप्टेंस रेशो कम होती है बाहर के जो ममालिक से आते हैं। तो हाँ नॉर्वे भी एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है। तो ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये और ये नीदरलैंड, ये सब आइलैंड कंट्रीज कहलाते हैं। तो इन लोगों की एक्सेप्टेंस रेशो कम है एज कम्पेयर टू जो हमारे एशिया में प्लेन कंट्रीज हैं। एक ये भी रीजन है। हाँ, ऑब्वियस बात है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो एक चीज मैंने नोट की है कि ये बड़े ऑब्वियसली तो बड़े इक्वल अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयर सब कुछ होता है। और हैं भी ये लोग, मैं कहूँगा कि बहुत ज्यादा ये इक्वल करते हैं फॉरेनर और लोकल के दरमियान। लेकिन फिर भी अगर किसी जॉब पे अगर एक एप्लीकेंट इनका अपना आ गया और एक फॉरेनर में का आ गया, तो ऑब्वियस बात है अपने को रखेंगे, नो डाउट। इसमें कोई शक ही नहीं है कि वो अपना बंदा रखेंगे, और ये तो एक नॉर्मल चीज है। तो ऐसा ही अ, ये चीज है, जब आपका किसी लोकल के साथ कंपटीशन आ गया ना, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अदरवाइज अगर बंदा हो तो वो रखते हैं। आते हैं फॉरेनर इधर बहुत ज्यादा आते हैं, खास करके पीएचडी में होता है कि पीएचडी इनके नॉर्वेजियन लोग बहुत कम पीएचडी करते हैं। तो पीएचडी में बहुत ज्यादा फॉरेनर है। मेरा जो अपना जो हमारा ग्रुप है, हमारे ग्रुप के अंदर कोई भी बंदा नॉर्वेजियन नहीं है, सिवाय हमारे जो प्रोफेसर यहाँ वो लैब है, उसके अलावा पीएचडी और पोस्ट डॉक्स जितने भी हम सब फॉरेनर हैं। दो हम पाकिस्तानी हैं, एक असद इंडियन है, एक पोलिश है, और आप इसी तरह। असद आप अपने ग्रुप की बात कर रहे हैं। मैंने यूरोप में जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस पे गया हूँ ज्यादातर फॉरेनर्स ही होते हैं। हाँ, इनके foreigner लोकल होता जो है। है, हाँ, वो कम ही पीएचडी करते हैं। नहीं करते वो पीएचडी, क्योंकि वो समझते हैं कि एक तो वो थोड़ा वो एक माइंड में आता है कि डिफिकल्ट है। बाकी ये है कि उनको एक अच्छी जॉब मिल जाती है इंडस्ट्री में, बहुत काम ज्यादा है। वो जाके इंडस्ट्री में जाते हैं, मास्टर करते हैं और इंडस्ट्री में जॉब शुरू कर देते हैं। मेरा अपना स्टूडेंट था मास्टर का, मतलब उसने इधर मैं लैब सुपरवाइज कर रहा था उसको मैंने लास्ट ईयर। तो उसकी अभी ग्रेजुएट हुआ नहीं था, उससे पहले जॉब हो गई थी, तो अच्छी खासी सैलरी ले रहा है, अभी बैठा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ और मेरे जो लैबमेट्स हैं ताहिर साहब, वो पीएचडी को पार्ट टाइम समझते हैं। वो 2 दिन लैब आते हैं और वो तकरीबन 4 से 5 घंटे काम करके तो फुल टाइम वो इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। तो उनको टेंशन ही नहीं है कि अगर पीएचडी चले गई तो हमें इतनी सर पे पड़ी होती है कि यार हमने पीएचडी करनी है। और हम्म। वो इसको एज अ पार्ट टाइम लेते हैं। और मैंने यूरोप में आके ये सीखा है कि हमेशा पीएचडी जो है वो पार्ट टाइम करें,
फुल टाइम साइड पे कोई जॉब करें और अपना करियर जो है, और ये कॉन्फ्रेंसिस में मैंने प्रोफेसर्स को कहा कि मुझे पोस्ट डॉक करनी है, तो एक प्रोफेसर ने मुझे कहा कि एटलीस्ट 5 ईयर इंडस्ट्री में स्पेंड करो, उसके बाद पोस्ट डॉक पार्ट टाइम करो। तो ये चीज़ें हैं जो बिल्कुल हमारे बिल्कुल। कंट्री में अभी मैं तक ये इसके खुद बाद मैं भी एम भाई ये अक्सर कहता हूँ, और मैं खुद भी इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आपके पास इंडस्ट्री में जाने का जो सबसे बेस्ट चांस होता है मास्टर होता है। और मास्टर है उसके बिल्कुल। बाद जो चांस है ना वो राइट आफ्टर पीएचडी है। अगर आप पोस्टडॉक में घुस के एक दफा फिर आप इंडस्ट्री से, मैं टोटली आपका जो है रास्ता बंद हो गया, क्योंकि इंडस्ट्री ओवर क्वालिफाइड लोगों को नहीं लेती। और दूसरी चीज ये, यहाँ पे पीएचडी का जो होता है ना, क्योंकि यहाँ पे जॉब है पीएचडी, तो यहाँ पे इतनी नहीं वो लेते। अब 4 साल, अब मेरी फंडिंग जो 4 साल की है, अगर 4 साल के बाद फंडिंग खत्म हो जाती है तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, पैसे मुझे नहीं मिलेंगे, लेकिन पीएचडी चल रही है, चलती रहे जितनी देर मर्जी आगे ले जाओ। आप काम कर ले, टेक जो मर्जी कोई और जॉब ढूंढ ले, वो इधर से वो परसेंटेज कम कर देते हैं अपनी जॉब की, कोई और 50% वाली जॉब पकड़ ली। तो इस तरह चलता है यहाँ पे। यहाँ पे वो नहीं है, मतलब जो दूसरे कंट्रीज होते हैं वहां पे तो ये भी प्रेशर होता है, सुपरवाइजर कहेगा मैं तुम्हारे पैसे बंद कर दूंगा और ये वो। तो ऐसे ही ये बड़ी चीजें हैं, वो यहाँ पे जो है ना ये चीजें जो है ना बड़ी कम है, और इसीलिए जो है ना स्कैंडिनेविया की, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, यहाँ पे पीएचडी काइंड ऑफ ब्लेसिंग है, मैं बोलूंगा। बिल्कुल। तो असल अब अप्लाई कैसे करें, कोई वेबसाइट्स बताएंगे आप बच्चों को? हाँ, अच्छा, पीएचडी जो है ना इनकी मेन जो इनकी वेबसाइट है ना, एक उसको क्या कहते हैं, जॉब नोरगा। मतलब नोरगा जो है ना इसका, नॉर्वे का नेम, जो नॉर्वे इंग्लिश नेम है लेकिन इसका असल नेम नोरगा। तो उसमें जो है ना ऑलमोस्ट ऑल जो पीएचडी है ना वहाँ पे एडवर्टाइज होती हैं। और अभी मैं उसको जो वेबसाइट को खोल के दिखा भी दे दूंगा। और उसके अलावा एक और इनकी वेबसाइट है fin.no। कुछ पोजीशन जो है वहाँ पे होती हैं, यहाँ बाकी जितनी भी जॉब्स होती हैं ना इनकी नॉर्वे की, वो वहाँ पे एडवर्टाइज होती हैं। तो प्रोसेस सिंपल ही है। उसमें यही है, आपको रिकमेंडेशन लेटर भी नहीं चाहिए होते इसमें। वो जो एक बड़ा होता है कि आपने उनके नाम लिखने, ईमेल जाएगी, वो बंदे अपलोड करेंगे, तो नहीं, ये नहीं होता, सिर्फ नाम देने होते हैं। और वो भी उसी वक्त रब्ता करते हैं जब आपका इंटरव्यू हो जाता है, और वो भी फर्स्ट टॉप एक तो का करते हैं। तो सीवी अच्छा चाहिए। अच्छा, मुझसे इंटरव्यू में प्रोफेसर ने पूछा था कि तुम्हारे प्रोफेसर को राब्ता करूं या ना करूं, जब तक हम उनको कंसेंट नहीं देते ये राब्ता हाँ, नहीं करते। ये भी एक बड़ी यूरोपियन इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये भी ये यूरोपियन पूछते हैं, सिटीजन। ये रूल के मुताबिक जो है ना वो आपसे पूछते हैं। और वो इन चीजों को भी जानते होते हैं कि ऑब्वियस बात है, ह्यूमन, आप एक बंदे के साथ काम कर रहे हैं तो अनबन हो ही हाँ, जाती है आपके सुपरवाइजर के साथ। अनबन तो अगर होती आप है, कहते हैं कि इनको नहीं, पता होता है। और तो वो नहीं करेंगे। मैंने हाँ, तो ये मैंने कहा था कि मेरे मेरे को सुपरवाइजर को राब्ता नहीं करना, मेन सुपरवाइजर को कर लें, तो उन्होंने को हाँ, सुपरवाइजर को नहीं किया था। नहीं किया तो वो ऐसे ही है। वो जब आपने कंसेंट देनी है उनको तो फिर ही उन्होंने जो है वो राब्ता करना है। तो वो इसी का ये एप्लीकेशन में सिर्फ यहाँ पे नाम ही देने होते हैं नॉर्वे में। और सीवी हो गई, और एक जो है एप्लीकेशन लेटर, मोटिवेशन, और बाकी आपकी डिग्री वगैरह जो है आपने ट्रांसक्रिप्ट वही अपलोड करना है। तो और वो आपने अप्लाई कर देना। उसके बाद फिर लिस्ट लगती है, तो फिर वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं टॉप जो है कैंडिडेट। तो इस बात का बहुत सही होता है इधर। हमारी साइड में इतना नहीं था नॉर्थ में, क्योंकि नॉर्थ में लोग अभी ज्यादा ठंड से डरते हैं, कम प्रेफर करते थे आना। तो ओस्लो वाली साइड में तो एक पीएचडी पोजीशन में मोर देन 100 एप्लीकेंट्स होते हैं। तो कंपटीशन तो है। अब यहाँ पे भी ऐसा होना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी ऑब्वियस बात, अगर मैं आ सकता हूँ तो बाकी लोग भी आ सकते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान से भी लोग आए हुए हैं, डायरेक्टली पाकिस्तान से। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनकी पाकिस्तान से मास्टर था, वो भी आए हैं। तो ये एक ऑल डिपेंड्स ऑन योर लक, योर स्ट्रगल, और राइट टाइम, राइट प्लेस। तो जी, ये अब चीजें जो है। वेबसाइट्स, हाँ, वेबसाइट्स अच्छा, एक्सप्लोर वेबसाइट करवा मैं दें बच्चों आपको दिखा देता हूँ। वेबसाइट जो है ना मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, जो नोर्गा, और को। एक तो किसी दिन हम बैठक करेंगे, ये जो हमारे इफ्तिखार हुसैन भाई है ना, कि हमने यूरोप में और एशिया में क्या डिफरेंस देखा। मैं ताइवान भी गया हूँ, हांगकांग भी हम गए थे दोस्तों के साथ, और हाँ चाइना बिल्कुल, में इफ्तिखार भाई से रब्ता करें, बल्कि इनसे पूछें, इनसे पूछें वो ग्रीन कार्ड पे कैसे अप्लाई करना है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इनसे पकड़े इनको। वो भी इनसे पूछेंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो इनको इनवाइट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह। नहीं इफ्तिखार भाई, आप बात करें इंशाल्लाह वो। नॉर्वे ने मास्टर्स के लिए एजुकेशन फ्री थी, 2022 में उनकी पार्लियामेंट ने रूल पास किया, जिसकी वजह से अब उन्होंने मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप ख़त्म कर दी है, बट स्टिल
असद कह रहे हैं कि कुछ है, वो इनसे पूछते हैं हम एंड पे। अच्छा, बाहर ही है, ये शो हो रहा है मेरा स्क्रीन आपको? जी हो रहा है। स्क्रीन आ रही है, मतलब ये जो मैं खोली हुई है? जी आ रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। अच्छा, एक तो ये वेबसाइट है, ये आप अगर करेंगे ना इसको, गूगल पे जाएंगे, जॉब नॉर्वे लिखेंगे, लेट्स सपोज, इसके बाद ये मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद ये नॉर्वेजियन में लिखा है, अगर यहाँ लैंग्वेज चेंज करनी है तो लैंग्वेज चेंज भी हो सकती है। यहाँ पे ये लैंग्वेजेस जो लिखा है ना टॉप राइट कॉर्नर पे, यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे उसने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है नोश्क बोकमाल, एक इंग्लिश है, एक नोश्क नी नोश्क है, और एक ये स्मेगला। ये इनकी जो सामी पीपल है ना, जो इंडिजिनस पीपल थे जो इधर रहते थे, बहुत पुराने लोग जो हैं, तो ये उनकी जुबान है। तो हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने लिख देना पीएचडी। लेट्स सपोज मैं पीएचडी लिख देता हूँ और मैं क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, अब ये देखें 91 पोजीशन जो है ना इस वक्त ये ओपन है। ये अभी ये कैंटी एनयू है, इसमें पोजीशन आई हुई है, माइक्रोबायोम साइंस इंजीनियरिंग, फिर बेरगन यूनिवर्सिटी में है, फिर ये एनएमबीयू में। तो जितनी भी पोजीशन है ना सारी यहाँ पे एडवर्टाइज हुई हुई है। लेट्स सपोज इसमें से कोई एक भी हम खोल लेते हैं। ये खोल लेता हूँ, ये थोड़ी सी मेरे से रेलिवेंट है वेटनरी की। तो ये है जी पीएचडी स्कॉलरशिप विद इन र्यूमिनेंट न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, इसको क्लिक किया। अच्छा जी, उन्होंने अब लिखा हुआ है जी, अगर आप यू और न्यू एक्सपर्ट इन कनेक्शन बिटवीन न्यूट्रिशन एंड एमिशन ऑफ मीथेन इन रूमिनेंट। ये तो सारों को पता है, ये वेट वाले लोगों को पता होगा। ये जो भैंसें होती हैं, गाय वगैरह, इनके स्टमक से गैस बनती है और वो निकलती है, तो उस पर ये कनेक्शन पे बात करना चाह रहे हैं, रिसर्च करना चाह रहे हैं। अच्छा, एडवर्टीजमेंट उन्होंने ये बताया हुआ जी, ये 3 साल की पोजीशन है, और ये प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ है उन्होंने, और ये प्रोजेक्ट की जो जिस चीज़ के साथ उनकी है एफिलिएशन इंडस्ट्री के साथ वो बताया हुआ है, और ये प्रोजेक्ट का ये बताया हुआ है, इधर भी सारा इन्होंने बताया हुआ है कि इस प्रोजेक्ट में वो क्या करना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद उन्होंने मेन टास्क बताया कि बंदे ने क्या करना है। उसमें ये है जी, इम्प्रूव साइंटिफिक स्किल बाय अटेंडिंग एंड कंप्लीटिंग रेलिवेंट पीएचडी कोर्सेज जो है आपके 30 क्रेडिट पूरे करने हैं वो करेंगे। उसके अलावा एनिमल एक्सपेरिमेंट करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं पे थीसिस, और 3 साल का टाइम है, मतलब फंडिंग आपकी 3 साल की है। और उसके बाद अगर आप नहीं पूरा होता तो वो वैसे आप गुजारेंगे, लेकिन आप की पीआईडी चलती रहेगी। अच्छा, इसके बाद है जी, उन्होंने कहा जी टू बी कंसीडर फॉर पोजीशन द एप्लीकेंट मस्ट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ डेफिनेशन पीएचडी, मतलब 120 ईसीटीएस की आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अच्छा, 120 ईसीटीएस होता है कि बेस्ड ऑन बैचलर डिग्री ऑफ एटलीस्ट 180 ईसीटीएस। ईसीटीएस होता है कि 60 ईसीटीएस 1 ईयर के बराबर होते हैं। तो यहाँ बैचलर 3 साल का होता है, तो वो उसकी बेस पे अगर आप लेकिन हमारा जो बैचलर है पाकिस्तान में वो डायरेक्ट आफ्टर सीनियर हाई स्कूल होता है, इनका नहीं होता। इनका जो एफएससी जिसको बोलते हैं ना, इनके 3 साल की होती है, हमारी एफएससी 2 साल की है। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर ये काउंट नहीं करते होते ना, तो बात उधर ही आ जाती है। तो बैचलर के बाद उन्होंने कहा 2 साल की मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, जिसमें 120 ईसीटीएस टोटल होने चाहिए। और इसमें मोस्टली ये भी लिखते हैं कि 30 ईसीटीएस का थीसिस होना चाहिए, मतलब 6 माह का थीसिस, ये मेन रिक्वायरमेंट होती है। अब उन्होंने कहा जी किस में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एनिमल साइंस या कंपेरेबल रिलेटिव फील्ड, कोई भी हो सकती है। और ये जो है उसके बाद उन्होंने स्किल्स लिखा हुआ है, गुड स्किल्स इन इन ओरल एंड रिटन स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज। लेकिन ये बाज़ ये अभी ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताता हूँ। वो ये देखें, जब आप देख रहे हैं ना इस तरह की रिक्वायरमेंट लगी हुई है कि उन्होंने लैंग्वेज का लगा दिया हुआ है या लाइसेंस का लगा दिया हुआ है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो इस केस में मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि इंटरनल कैंडिडेट होता है उनके पास ऑलरेडी, कि मींस कि उनका मास्टर स्टूडेंट या इस तरह का जो होता है उन्होंने उसको रखना है और उसके लिए पोजीशन निकाली हुई है। तो उस केस में ये इस तरह की रिक्वायरमेंट लगा देते हैं, फिर वो इस बात है उसी को पोजीशन मिलनी होती है। एडवर्टाइजमेंट तो उन्होंने करनी है, प्रोसेस सारा इन्होंने हायरिंग कंप्लीट करना है क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, लेकिन फिर वो इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट लगा देते हैं। और ये उन्होंने कहा जी आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए, ब्ला ब्ला। और ये सैलरी लिखी हुई है। अब ग्रॉस सैलरी जो है वो मिलेगी 5,032 532,000 जो है ना ग्रॉस सैलरी एनुअली ना। लेकिन इसमें फिर वो टैक्स वगैरह जो होगा वो जो भी होता है उस हिसाब से लगेगा। और ये सुपरवाइजर की डिटेल दी है कि अगर आपने मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। एप्लीकेशन डेडलाइन जो है 22 नवंबर। तो उसमें अच्छा, एक और चीज़ ये भी होती है कि यहाँ पे जो लोग होते हैं कुछ इनके जब एप्लीकेशन फिल करते हैं ना, वहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं। लेट्स सपोज आपका अगर पिछली जॉब्स और इसमें
मतलब एजुकेशन और इसके दरमियान, जॉब के दरमियान कोई गैप है कुछ सालों से ज़्यादा, अगर आप उस पर टिक करते हैं तो फिर इनके कुछ रूल्स होते हैं कि ऐसे लोगों का भी इंटरव्यू लेना है। तो वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन में, वो भी आपने देखनी है। अब मांगा गया मोटिवेशन लेटर, सीवी मांगी है, उसके बाद सर्टिफाइड डिप्लोमा ट्रांसक्रिप्ट जो है HEC से होने चाहिए। तो और अब ये रिटर्न स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज ओरल इंग्लिश की मांगी है, और 2 नेम रेफरी के पास। ये चीज़ें जो मैंने आगे मेंशन की हैं करके, तो आपने जो है ना अप्लाई कर देना। या लेट्स सपोज यहाँ अप्लाई फॉर दिस जॉब आप जाएंगे, तो ये आगे फिर वो ही मांगेगा आपसे, कोड मांगेगा जो इनकी वेबसाइट होती है, वहाँ पे अपना यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा जो है ना इन्होंने बताया हुआ है। ये 3 साल की PhD है, तो इसमें ये मतलब है कि आपको टीचिंग ड्यूटी वगैरह जो है वो नहीं करनी होगी, जस्ट रिसर्च करनी होगी। अगर 4 साल वाली PhD होती है तो उसमें 1 ईयर जो होता है वो टीचिंग का होता है, वो उन्होंने डिवाइड किया होता है 25% ईच ईयर के हिसाब से। तो ओवरऑल जो है ना वो 4 साल की PhD। तो ये भी एक और पोजीशन है, इस पे भी सेम वो इसी तरह ये आईटी के रिलेटेड है, उन्होंने ये रिक्वायरमेंट वगैरह बताई हुई है। तो इस पे आप करें तो होती है सिलेक्शन। और खास करके ईरान के बहुत लोग यहाँ पे आते हैं। ईरानी लोगों की एक चीज़ मैंने नोट किया, उनकी रिसर्च बहुत स्ट्रांग होती है। ईरान के बहुत काफ़ी लोग स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे, हाँ ईरान के लोग बहुत आते हैं यहाँ पे। तो ये ओपन है हर चीज़। एक ये वेबसाइट है, उसके अलावा जो नॉर्मली जनरल है, अब एक ये वेबसाइट है fin.no, अभी मैं खोल रहा हूँ। तो ये जो दूसरी वेबसाइट है, आई थिंक उसको असद दोबारा मुझे शेयर स्क्रीन, करना पड़ेगा। हाँ नहीं, आप जो आरडी स्क्रीन है इसी के ऊपर आप दोबारा शुरू कर दें, जो ये हाँ, स्क्रीन शेयर शेयर दिस की है ना। टैब, हाँ हाँ हाँ, ये टैब बदलना पड़ेगा, अभी आएगा मेरे हाँ, ख्याल में। जब आएगा मुझे बताइएगा। ठीक है। हाँ ये आ ये गया है। दूसरी ये वेबसाइट है इनकी मेन जो है ना, बहुत बड़ी वेबसाइट है। इसमें अगर आपने ये लेकिन नॉर्वेजियन में है, तो वो आप ऑटो ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अभी मैं ऑटो ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ इसको इंग्लिश में। अच्छा ये है, इसमें आप प्रॉपर्टी, ट्रैवल और हर चीज़ जो भी बाय वगैरह भी करना है, तो इसमें मेन जॉब पे जाना है हमने। अब जॉब पे जाके तो यहाँ पे आपने वही जो है ना कीवर्ड यूज कर देना। लेट्स सपोज PhD कर देते हैं। अब ये देखिए PhD स्टिपेंडिएट की ना 10 पोजीशंस ओपन है। अब ये पोजीशंस वो है, हो सकता है वो जॉब नोरगा पे ना हो, यहाँ पे दी हुई हो, तो वो यहाँ से आप जो है ना ये चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा IT की जॉब्स जो हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। किसी किस्म की जो भी जॉब है, आप लेट्स सपोज IT का देखते हैं हम, IT कंसल्टेंट देखते हैं। हाँ ये देखें, ये जॉब्स दी हुई हैं, तो आप इन पर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से ना। तो ये जो मेन जो है ना 2 इनकी जो साइट्स हैं, तो इसको आप फोकस करें और इन्हीं के ऊपर आप दें, तो आप जो है यहाँ पे आपको जो पोजीशन मिल सकती है, और बड़े हाई चांसेस होते हैं। लेकिन बात वही है कि अप्लाई करेंगे तो फिर ही चांसेस बनेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे तो चांसेस नहीं बनेंगे। ठीक है। मैं जहाँ तक जानता हूँ, मेरे साथ हम 2 लोग और मेरे सीनियर थे, वो ताइवान से ही आए थे, उन्होंने मास्टर किया था। एक हमारे अहमद भाई थे, तो उन्होंने 3 साल के अंदर ही कंप्लीट कर ली PhD, और उनकी PR भी हो चुकी है। अभी किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। फिर एक और खालिद भाई हैं, वो अभी फाइनल ईयर उनका चल रहा है NTNU में। और उसके बाद मैं और एक और कोई लड़का कोई आया था, लेकिन उसको मैं जानता नहीं, लेकिन मैं सुना हुआ था। तो ये जो है ना चीज़ें हैं PhD के हवाले से। यहाँ पे नॉर्वे में मतलब प्रोफेसर को ईमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नथिंग। जस्ट फोकस ऑन दीज 2 वेबसाइट्स, जॉब नॉर का फिन पे। वहाँ पे जो पोजीशन आती है, अगर आपसे रेलिवेंट है, एक अच्छी सी एप्लीकेशन बना के अप्लाई कर दे। तो बाद में वो जो है प्रॉपर वो सारा रिलीज करेंगे, कितने बंदों ने अप्लाई किया है, क्या क्या क्राइटेरिया है, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी इंटरव्यू के लिए। वो सारी चीज़ जो है ना वो आपको उधर बताएंगे साथ साथ। ये नहीं है कि अंदर खाते करेंगे। हो सकता है उनका कैंडिडेट बेशक इंटरनल हो, जैसे मैंने बताया वो PhD पोजीशन एक पीछे थी, उसमें उन्होंने लैंग्वेज रिक्वायरमेंट लगा दी है, कहेंगे कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। तो लेकिन वो प्रोसेस उनको फॉलो करना पड़ता है सारा। बिल्कुल, यहाँ पे हर चीज़ जो भी ये रिक्रूट करते हैं उसका एक प्रॉपर नंबर होता है, और वो नंबर गवर्नमेंट को भी सेंड किया जाता है। गवर्नमेंट को भी बताया जाता है कि हम ये बंदा रिक्रूट कर रहे हैं, और प्रॉपर उसकी फिर रजिस्ट्रेशन होती है उस बंदे की, और उस जो आपका इंस्टीट्यूट है जो आपको हायर कर रहा है वो आपका टैक्स देता है गवर्नमेंट को। तो हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे हर चीज़ एक सिस्टमेटिक हो रही होती है। कोई भी चीज़ अंदर खाते, जिस तरह पाकिस्तान में मैंने PPSC के एग्ज़ाम दिए, आज तक उनका रिज़ल्ट ही नहीं अनाउंस हुआ, पता नहीं कहाँ पे गए वो रिज़ल्ट।
ठीक है, मैंने एफपीएससी का पेपर दिया, उसका कोई रिजल्ट आज तक नहीं अनाउंस हुआ। उसकी ऐसे ही। उसका मुझे ये पता चला कि वो कल अदम सीट्स करार दे दी थी। तो ये यूरोप है, ये पाकिस्तान नहीं है। तो डॉक्टर साहब से शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब आपसे मैं शुरू करता हूँ, आप क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन पहला लें, फिर मैं कमेंट सेक्शन की तरफ जाऊंगा। जी, वो अमर भाई आप कह रहे थे, तो हमारे यहाँ पे आजकल अप्लाई करें तो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी होती है। आप कहीं पे यूनिवर्सिटीज वगैरह में अप्लाई करें ना, तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी होती है। हम वो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी तो देते हैं, लेकिन पता नहीं चलता आगे की एप्लीकेशन प्रोसेस किधर हुई है। बस ये चीज है यहाँ पे, ऐसी कोई चक्कर नहीं है प्रोसेसिंग फीस वगैरह वाला कुछ नहीं है। अब नॉर्वे की जो रिक्वायरमेंट है ना, अभी आज भी हमारे बिलाल भाई से मेरी बात चल रही थी, तो कोई भी पोजीशन जो मोर देन 1 ईयर की होगी ना, उसको इन्होंने लाजमी एडवर्टाइज करना है हर सूरत में। लेस देन 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसमें आप इंटरनल हायरिंग कर सकते हैं विदाउट एडवर्टीजमेंट, लेकिन 1 साल से ऊपर की होगी, इनको हर एक जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट जो है ना लाजमी करनी पड़ेगी, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे उनको, क्योंकि हम ये बिल्कुल। वो कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कह सकते कि अगर हमारी एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं किया तो फीस वापस कर दें। हाँ क्या कर, कुछ नहीं कर सकते। पीपीएससी तो अक्सर ऐसे ही करता है, वो पैसे लेके खा जाते हैं करोड़ों रुपया। तो ऐसे ही लेकिन है। तो यहाँ पे असल में मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने 2020, 2021, 2022 में काफी पाकिस्तानी नॉर्वे में जाते देखे, मेरे दोस्त गए हैं। बट हाँ हाँ 2022 में ऐसा क्या हुआ कि यूडीआई ने बैन कर दिया पाकिस्तानीज को? सिर्फ नॉर्वे से ही नहीं, पूरे शेंजन जोन से उन लोगों को बैन किया है, और उनके 10 ईयर्स के बैन लगे हैं। और एक नहीं, ये कोई मेरे तकरीबन 500 से 1000 दोस्त ऐसे हैं जिनको बैन लगे हैं। तो ऐसा क्या हुआ 2022 के बाद जो एक यूडीआई भी खफा है, और नॉर्वे भी, उनकी जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं और जितनी भी अदर अथॉरिटीज हैं, वो पाकिस्तानियों की एप्लीकेशन से काफी खफा है 2022 के बाद। अच्छा, वो चीज़ ये है कि चीज़ और मैं मेंशन करूंगा कि यहाँ पे जो फार्मासिस्ट होते हैं ना पाकिस्तानी, वो यहाँ पे आगे लाइसेंस ले सकते हैं। तो वो केस फार्मासिस्ट का बना था। फार्मेसी का जो है ना इनका, अगर आप फार्मेसी की हुई है, आपने डी फार्म किया, तो उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप नॉर्वे में लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको वीज़ा मिलेगा। और आप आएंगे यहाँ पे, पहले 6 माह आपको लैंग्वेज के देंगे, और उसके बाद एग्जाम होगा, अगर आपको लाइसेंस मिल जाएगा, अगर आप जॉब कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो है ना फार्मासिस्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वो एक केस वाकई बना था, मैंने भी उसके बारे में सुना था, डिटेल नहीं पता, लेकिन जिससे मुझे पता चली थी वो यही था कि वो जो हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट था ना, वो जिस बंदे से ले रहे थे या जिससे उन्होंने हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो एक ही कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने को 50-60 बंदों को दे दिया एक ही जगह का, सेम। तो नॉर्मली इनका जो सिस्टम है ना, वो बड़ा ऑटोमेटिक है अभी जो है ना, क्योंकि लोग कम होते हैं। इनकी जो इमिग्रेशन का भी है ना, वो ऑटोमेटिक पे लगाया हुआ उन्होंने, वो जो ऑटोमेशन पे अगर आप देखते हैं वो डॉक्यूमेंट पूरे हैं, तो सिस्टम जो ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर देता है। लेकिन जहाँ पे वो देखते हैं कुछ ना कुछ 2 नंबरी हो रही है या क्या कुछ ऐसा कुछ है, तो वो फिर उसको मैनुअल देखते हैं। तो बस वो भी ऐसे ही पकड़ा गया, उन्होंने देखा कि यार एक ही ड्रेस सारों का आया हुआ है बार 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 बार। तो वो उसके बाद वो बड़ा केस जो है मैंने सुना था हाईलाइट हुआ था, और उसके बाद काफी देर उन्होंने उनको रोक के रखा उन बंदों को। तो लेकिन उसमें उनका भी कसूर नहीं था, कि उन्होंने तो वो जो मेन एक बंदा था इधर नॉर्वे के अंदर, जो उनको लेके आ रहा था, गाइड कर रहा था, जो एजेंट टाइप बना हुआ था, जो सारा कुछ कर रहा था, उसी ने उनके साथ हाथ किया जो हाउसिंग का। तो वो इशू वाकई बना हुआ था। और फिर भी फिलहाल एट द मोमेंट भी नॉर्वे ऐसा कंट्री है जिसका वीजा रेशो बहुत हाई है। आपकी अगर डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, हर चीज़ है, तो आपको वीजा दे देते हैं ये। तो अभी भी बिल्कुल। लोग तो आते हैं। जितने भी कंट्री मेट्स हैं, उस एजेंट का नाम आबद अली है, उससे आपने हाउस कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना। ये मेरे अच्छा, आप क्वेश्चन मुझे पूछने का नहीं पता था। ये क्वेश्चन पूछने का मकसद ये था कि आप लोगों को अवेयरनेस दी जाए, आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस दी जाए। आबद अली एजेंट है जो कि फेक हाउस कॉन्ट्रैक्ट बना के उसने बहुत ज़्यादा बच्चों को दिए, और वो हम्म, सारे के सारे बच्चे पूरे शेंजन जोन से बैन हुए हैं 10 ईयर्स तक। तो आपने कोई भी ऐसा इलीगल काम नहीं करना। तो अब चलते हैं कमेंट सेक्शन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है शकील अहमद खान का। ये कहते हैं, आई हैव डन माई एमफिल इन केमिस्ट्री फ्रॉम Abdul Wali Khan University but have no paper publication. How I get scholarship for PhD in Norway?
हाँ जी, भाई का क्वेश्चन है कि इन्होंने मास्टर किया, एमफिल किया केमिस्ट्री में और पब्लिकेशन भी नहीं। अब मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा कि केमिस्ट्री में तो लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, जितने की सैचुरेशन इस फील्ड में ना। इफ्तिखार भाई भी हमारे केमिस्ट्री के ही हैं, जो इफ्तिखार हुसैन है ना, जिनका पहले कमेंट आया था ऊपर, वो भी केमिस्ट्री के ही हैं। उनका भी यही बैकग्राउंड है। तो केमिस्ट्री में जो है ना, केमिस्ट्री की फील्ड ऐसी फील्ड है जो, मैं जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत आइडिया, यहाँ के इनके जो पब्लिकेशन होती हैं बड़ी हाई इम्पैक्ट फैक्टर में जाती हैं इनकी पब्लिकेशन, जो इनका काम होता है ना। और इसी तरह अगर आप विदाउट पब्लिकेशन नॉर्वे में मतलब स्कॉलरशिप पीएचडी की ढूंढना मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं मैं कह सकता, मिल भी सकती है, लेकिन रादर देन दैट अब तो सूरत हाल ये हो चुकी है कि चाइना, ताइवान जो है वो भी कहते हैं भाई पब्लिकेशन ले गया, वो एटलीस्ट आपकी फर्स्ट ऑथर जो है पब्लिकेशन एक आधी होनी चाहिए अगर आप पीएचडी ढूंढ रहे हैं। उसकी रीजन ये लोग बहुत हो गए हैं ना। हमारी पाकिस्तान में तो फिर भी इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है। आपको मैं बताऊं, नाइजीरिया जो है ना, नाइजीरिया के जितने स्ट्रॉन्ग उनका सिस्टम है ना हंटिंग का, स्कॉलरशिप का, उनके ट्विटर पे लोग बैठे हुए हैं, 3-3 लाख उनके फॉलोअर हैं, जिनका काम है सिर्फ वो स्कॉलरशिप पोस्ट करते हैं वो सारा, और वो बड़ा एक सिस्टम उन्होंने बनाया हर चीज़ का। फिर इवन के वो अपने स्टूडेंट जो उनके सीनियर बैठे हुए हैं, वो जो नए स्टूडेंट अप्लाई कर रहे होते हैं उनके लिए यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फीस भी रेज करते हैं, फंड करते हैं उनको, वो उनके लिए एप्लीकेशन अगर कोई बंदा नहीं दे सकता तो वो जो सीनियर है वो बनाते हैं, उन्होंने फंडिंग हाँ, बनाया होता है, वो असद सीनियर भाई, जो होते हैं। हाँ, मैं ऐड कर दूं, यहाँ पे जितने भी ब्लैक पीपल हैं अफ्रीका से, वो ऐसे ऑर्गेनाइज्ड और यूनिफॉर्म वे में काम कर रहे होते हैं। मैंने कभी भी अपने नेशनल लोगों को ऐसे ऑर्गेनाइज्ड और यूनिफॉर्म तरीके से काम करते नहीं देखा। ये मैंने भी इधर इनको देखा है, अफ्रीकन्स को। अफ्रीकन्स में हमने चाइना में भी बहुत यूनिटी देखी थी और यूरोप में भी। बस ऐसे ही है ना, उनका नाइजीरिया वाले जो है ना इस टाइम स्कॉलरशिप फंडिंग में बहुत बहुत आगे हैं उनके, खास करके यूएस वगैरह में, इन कंट्रीज में ना युगांडा नहीं। बहुत, हाँ बहुत ज़्यादा उनके लोग जो है ना जाते हैं, और उनका प्रॉपर सिस्टम है। तो यही चीज़ है। तो आप अगर आप पब्लिकेशन कर लें तो भाई के चांस बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल एट द मोमेंट इनको मैं ये रिकमेंड करूंगा, अगर इनकी पब्लिकेशन नहीं है तो ये ताइवान को देखें। ताइवान में इंटर्नशिप्स आती हैं मास्टर वालों के बाद, दो है उनका नाम है, एक का नाम है टीप, TEEP, और दूसरी का नाम है NCTC इंटर्नशिप, ताइवान उनकी जो नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी काउंसिल है। तो आप उस पर अप्लाई करें, आप पाकिस्तान से निकलें, और उसका बड़ा बेनिफिट जो होगा ना, जो मैं अभी लोगों को कहता हूँ कि ताइवान क्यों जाओ, चाइना क्यों जाओ, पाकिस्तान से आपको स्कॉलरशिप मिल भी गया, उसके बाद वीज़ा लगना बड़ा मुश्किल हो गया, अपॉइंटमेंट इशू, ये इशू वो इशू। तो ताइवान का ये है कि वो पहले तो होता था, हम लोग जब गए थे हम थाईलैंड से वीज़ा लगवाया, लेकिन अब एजेंट के थ्रू सऊदीया से भी लग जाता है, तो आपको वीज़ा लग जाएगा, और अगले कंट्री, थर्ड कंट्री में जब जाएंगे तो वहां से आगे आपके वीज़े लगने आसान होंगे। तो ये है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन जवाब भाई का जी, 15 से 20 लाख का बजट में कौन सा MS केमिस्ट्री। अच्छा जवाब भाई, अब दो चीजें आती हैं इसमें, मुझे नहीं पता आपका मेन मोटो क्या है। अगर तो आपका मोटो है सेटलमेंट होना है, आपने जस्ट स्केप फ्रॉम पाकिस्तान, तो उसमें फिर यही है कि आप ऐसा यूरोपियन कंट्री ढूंढें जहाँ पे आप मास्टर कर लें और उसके बाद आप कहीं ना कहीं अट जाएं। लेकिन यूरोपियन का भी फिलहाल एट द मोमेंट जहाँ तक मैं जानता हूँ, जर्मनी का बहुत बड़ा इशू चल रहा है। 3.7 से ऊपर वालों को इस दफा अपॉइंटमेंट मिली है, नीचे वालों से मिली नहीं है, फास्ट ट्रैक वालों को। इटली का भी सेम अपॉइंटमेंट इशू, लॉन्ग क्यू। मेरा भाई है, उसका वीजा लगा इटली का रिसेंटली, तो उसको मैं बड़ा कहता हूँ तुम लकी हो। उसने अब स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता, जूनियर है वो, उसकी अपॉइंटमेंट उस वक्त ना नहीं अभी ओपन हुई थी, BLS पे उन्होंने शिफ्ट किया ना मई में या अप्रैल, मार्च अप्रैल में। तो मुझे कह रहा है जून की मिल रही है, तो अभी नहीं हम लेते ना, हमने लेट करनी, मेरे डॉक्यूमेंट नहीं रेडी हुए। मैंने कहा भाई ले, अपॉइंटमेंट जो मिल रही बुक करो। और यकीन कर उसने बुक किया, उसके बाद अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली, लोगों को पैसे दे दे के ले रहे हैं। तो ये जब आपको कोई चीज मिल रही है ना, आप पकड़े उसको, वेट ना करें। तो इटली का भी वो इशू चल रहा है, बाकी कंट्रीज भी जो है सेम, जो है बहुत बहुत ही मतलब लग रहे हैं वीजे, ये नहीं मैं नहीं लग रहा, लेकिन एप्लीकेंट्स बहुत हो गया हुआ है उस हिसाब से जो है ना। यूके का लग रहा है वीजा धड़ाधड़, लेकिन यूके का भी वही है कि इन्वेस्टमेंट है आपकी, अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है आप उसके बाद वहाँ पे जॉब ढूंढ लेंगे, PSW मिलता है, तो उसके बाद तो ऑप्शन है, उधर से आगे आप मूव कर लें। तो यही है ना कहीं, लेकिन अगर आप रिसर्च में जाना चाह रहे हैं तो फिर मैं ऐसे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा हमेशा चाइना, थाईलैंड, ताइवान, इवन मलेशिया। इंडोनेशिया भी जाना पड़े। हाँ मलेशिया, इंडोनेशिया बहुत स्कॉलरशिप दे रहा है, थोड़ी दे रहा है लेकिन इंडोनेशिया सस्ता मुल्क है भाई, निकले वहां से। एक दफा आप निकल जाएंगे, देन आप उसके बाद जो है कर सकते हैं। बाकी अगर आप स्टूडेंट कोई जिसकी CGPA बड़ी हाई है, अगर आपकी बैचलर में टॉप में आती है 3.9 इतनी है, तो फिर तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा,
आप अरासमस में अप्लाई करो, आइट्स दो, अरासमस में करो। अरासमस में हर साल सबसे ज़्यादा बल्कि पाकिस्तानी सिलेक्ट होते हैं हर साल। अभी 2-3 साल से रिकॉर्ड चल रहा है पाकिस्तानियों का। तो आप अप्लाई करें अरासमस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। मुर्तज़ा कह रहे हैं आई एम करंटली डूइंग माय सेकंड मास्टर इन फ्रांस। आई हैव टू ऑप्शंस, फर्स्ट प्रोफेशनल इंटर्नशिप, सेकंड रिसर्च ऑप्शन। आई ऑलरेडी हैव अ रिसर्च बेस्ड एमएस। प्लीज आई नीड योर ऑनेस्ट एडवाइस, व्हिच ऑप्शन शुड आई टेक नाउ? अगर मैं मुझे पूछेंगे तो मैं तो कहूँगा प्रोफेशनल इंटर्नशिप, इंडस्ट्री में जाए। प्रोफेशनल इंटर्नशिप, प्रोफेशनल बिल्कुल। इंटर्नशिप इंडस्ट्री में जाए। अनटिल अनलेस आपको बहुत बड़ा शौक है रिसर्च करने का, लैब में बैठने का, उसकी बजाय जो है आप इंडस्ट्री में जाएं। इंडस्ट्री में ग्रोथ के बहुत चांसेस होते हैं। ओबियस बात है, इंडस्ट्री में काम थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन सैलरीज भी जो है इंडस्ट्री लोगों की जो है, एकेडेमिया में सैलरी इतनी हाई नहीं होती है, भी मैं मेंशन कर दूं यहाँ पे। तो इंडस्ट्री में जाएं, इंडस्ट्री इज़ वेरी गुड ऑप्शन। और मैं इसको बार बार यहाँ पे बोलूंगा कि आप इंडस्ट्री में फोकस करें। हालांकि हमारे काफ़ी लोग इस मामले में नहीं करते, मोस्टली यही कहते हैं चले पीएचडी में चले जाएं या पोस्ट डॉक। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रोफेशनल, अगर आपको मिल रहा है तो आप इंडस्ट्री में एंटर हो। और इंडस्ट्री में एंटर होने के बाद भी आप कर सकते हैं अगर आप पीएचडी में जाना चाह रहे पार्ट हैं, लेकिन टाइम एक दफा इधर पीएचडी इधर से पार्ट उधर टाइम स्विचिंग मुश्किल है। हाँ, पार्ट टाइम इनरोल करा लें, वो बाद में जो, अगर आपको बहुत शौक है पीएचडी करें। लेकिन आप प्रोफेशनल में जाएं, आपको पता चले दुनिया में या फील्ड में हो क्या रहा है। प्रोफेशनल इंटर्नशिप इज वेरी गुड फॉर यू। अब्दुल्ला भट्टी कह रहे हैं नॉर्वे में विदाउट आइट्स एडमिशन ले सकती? नहीं नहीं, नहीं ले सकते। आइल्स जो है मैंडेटरी है। तो भट्टी सही। साहब शायद पठान है, इसलिए उन्होंने ले सकती बोला। आप हंसे मारते, उनकी प्रोनाउंसिएशन का इशू होता है, कोई नहीं। तो वो आइल्स लाजमी 6.5 है, कुछ यूनिवर्सिटी के 6 बैंड है, तो आइल्स लाजमी होता है यहाँ पे, आइल्स मैंडेटरी है। अच्छा, किस मंथ में एडमिशन अनाउंस होती है? एडमिशन ओपन है आजकल इनके, जो अगर आप फीस पे भी आना चाह रहे हैं, जो है एडमिशन ओपन है यहाँ पे आजकल। नॉर्वे में एडमिशन जो है ये मिड नवंबर तक इनकी डेडलाइन चलती हैं। तो वो जो प्रोग्राम मैंने बताया था एक मैरी टाइम इंजीनियरिंग वाला, उसकी डेडलाइन थोड़ी लेट है। वो जो फ्री है, ट्यूशन फीस नहीं है उसमें, तो उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। शुएब कह रहे हैं एमएस के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं? एमएस के लिए वही मैंने बताया था पहले कि अभी स्कॉलरशिप नहीं आई। स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों कुछ मैं रिसर्च कर रहा था इस चीज़ में, इनकी कुछ स्कॉलरशिप हैं भी हैं उन लोगों के लिए, अगर आप में से कोई बंदा किसी एनजीओ वगैरह में काम करता रहा ना, ह्यूमन राइट्स वगैरह के कोई इस तरह के एरिया में जो काम करता रहा है, उनके लिए इनकी कुछ स्पेशल स्कॉलरशिप है जो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसको आज मैंने इसलिए उसको नहीं टारगेट किया मजीद के, उस पर मजीद रिसर्च की ज़रूरत है, उसकी मैं सारी वो चेक करूंगा। तो वो किसी दिन और हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। लेकिन वो भी है, अगर कोई बंदा ह्यूमन राइट्स इस तरह के कामों में कर रहा है ना, तो उनको ये देते हैं स्कॉलरशिप। लेकिन उसके अलावा जो फीस भी, इनका अगला क्वेश्चन यही है, फीस कितनी है? तो भाई फीस बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 20,000 यूरो पर ईयर, जो आप कह सकते हैं कि कितने बन जाते हैं, 60 लाख बनता है बहुत ना। हाँ, बहुत बन जाते हैं। अच्छा, अहमद चौधरी कह रहे हैं सर मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स के लिए कोई सजेशन मेरे लिए, थैंक्स। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट भाई ताइवान अप्लाई करो। ताइवान 80% सेमीकंडक्टर जो दुनिया को ताइवान प्रोवाइड कर रहा है। अगर ताइवान से आप कंप्यूटर साइंस में करते हो मास्टर, आपकी जॉब कंफर्म है, मैं साइन करके देने को तैयार हूँ अभी। ताइवान में बिल्कुल अगर आप आईटी कंप्यूटर साइंस से जॉब करते हैं मास्टर, आपकी जॉब कंफर्म है। मेरे वहाँ पे जानने वाले सीनियर या कोई भी जितने भी थे, वो बड़ी सारे कहीं ना कहीं लगे हुए हैं अच्छी जगहों पे, पोजीशन पे, कुछ पोस्ट पीएचडी पे चले गए, आगे मूव कर गए, या जो है वो जॉब्स कर रहे हैं। उनकी जो सेमीकंडक्टर की उनकी कंपनी है बहुत बड़ी है, उसका नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, टी टी TSMI समथिंग लाइक दैट। तो ताइवान में बहुत जॉब्स हैं आईटी की हर जगह ही है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए अभी फिलहाल, क्योंकि अभी भी बड़ी इसमें चेंजिंग आ रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ताइवान करें सबसे बेहतरीन है, इजीली मिल जाएगा। अगर आपकी सीजीपीए कम भी है तो लाजमी जाएं, सस्ता मुल्क है, पार्ट टाइम बिल्कुल। जॉब भी मिल जाती है, गुजारा भी हो जाता है। अच्छा, नहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लैंग्वेज की, आप लैंग्वेज के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। हम ना पूछ रही हैं पीएचडी के लिए कोई स्कॉलरशिप है? मुझे नहीं पता हम ना किस कंट्री का बेसिकली स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं, लेकिन हम नॉर्वे को भी फिलहाल डिस्कस कर रहे थे। और नॉर्वे में जो है स्कॉलरशिप बिल्कुल हैं,
नॉर्वे में पीएचडी जॉब कंसिडर होती है, आप फुल टाइम जॉब है, आपका जो वीज़ा लगता है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा होता है, और आप कोई जॉब के साथ साथ जो है आपको डिग्री भी मिलती है, और आपके तमाम वो राइट्स होते हैं जो एक एम्प्लॉय के होते हैं। लेकिन आल दो आप टेम्परेरी एम्प्लॉय होते हैं, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 या 4 साल का। तो ये जो है ये बेनिफिट है। बाकी इसका जो है जॉब नॉर्गे एक वेबसाइट है, और एक है fin.no, हमने भी रिसेंटली मेंशन की है, उसमें पोजीशंस आती हैं, आप उसमें अप्लाई करें और इंशाल्लाह आपको चांसेस होंगे सिलेक्शन के। बिल्कुल। तो कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो असद भाई कंटिन्यूअसली हमें 45 से 50 लोगों ने लाइव देखा है, मैंने आपको उसके स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दिए हैं। तो अच्छा ये हम, हाँ अच्छा, एक ये अदर क्वेश्चन है मोहम्मद नईम भाई का, ये मेरे लगता है जानने वाले हैं। ये पूछ रहे हैं कि एग्रीकल्चर, यार एग्रीकल्चर नॉर्वे में एग्रीकल्चर नहीं है। नॉर्वे में बहुत ही इनका बहुत फ्यू एरिया है, वो भी कोस्ट के पास, जहाँ पे ये एग्रीकल्चर करते हैं। अदरवाइज नॉर्वे में नहीं है कुछ भी, सब कुछ इंपोर्ट हो गया था। यहाँ पे इनकी अपनी प्रोडक्शन स्वाय आलूओं का कुछ नहीं है। वो तो भी आपको तो फ्रेंच ने। अमर अमर भाई, मेरा एक क्वेश्चन है जी जी सर। जी जी असद भाई से। ये जो आप नॉर्वे का बता रहे हैं कि वहाँ पे जो पीएचडी है वो एज अ जॉब कंसिडर होती है, हाँ तो जी हाँ जी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल पीएचडी, आम जो हम पीएचडी करते हैं तो उसमें तो हमारे पास प्रॉपर कोर्स वर्क होता है, फिर कम्प्रिहेंसिव एग्जाम, और फिर उसके बाद फिर भी हमारे पास साइनॉप्सिस, और उसके बाद फिर प्रॉपर रिसर्च स्टार्ट होती है। तो वो हमारे पास जो एकेडमिक लेवल की आम सिंपल जो हम पीएचडी करते हैं, और जो आप कह रहे हैं कि ये जॉब के तौर पे कंसिडर होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? अच्छा, जो मेन डिफरेंस यही है, मोस्टली जहाँ पे पीएचडी होती है ना नॉर्वे में, वो पहले ही डिफाइंड होता है उन्होंने कि आपने क्या काम करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट होता है, उन्होंने फंडिंग ली होती है। इधर वो इंटरनल फंडिंग है, यूनिवर्सिटी की यहाँ बात है, तो वो मोस्टली चीज़ें पहले ही प्री डिफाइंड होती हैं। तो आपको वो जो सिनॉप्सिस वगैरह या बाकी कंट्रीज में प्रपोजल वगैरह, उन चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने आना आते सारी आपको हर चीज़ जो है ना डिफाइंड है, आपने ये करना है। उसमें एक प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन होती है, एक दफ़ा दोबारा वो आपको कहते हैं कि आप लिखें। लेकिन जॉब का ये मतलब होता है कि आप आ गए हैं, आते सारी, जब मैं आया था, मैं जून में आ गया था, तो मेरा जॉब का ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया है। मैं पीएचडी रिसर्च फेलो के तौर पे शुरू हो गया, लेकिन जो पीएचडी की इनरोलमेंट थी वो मेरी अभी नहीं थी हुई। उसका वो 6 माह का या 3 माह का टाइम था कि आपने ये रिक्वायरमेंट जो है आपने सारी अपनी एक प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है, कि जो प्रोजेक्ट्स में आप क्या करना चाहते हो वो मैंने सारी लिखी, और बताना है मैं ये कोर्सेज लूँगा। वो सारा करके फिर अपने जो है एकेडमिक सर्टिफिकेट वगैरह वो मैंने उनको सेंड किया यूनिवर्सिटी को। तो दोबारा फिर वो टोटल कमेटी चेक करती है, उसको अप्रूव करती है, फिर आप प्रॉपर स्टूडेंट भी इनरोल्ड हो जाते हो साथ में। लेकिन ये जो सारी रिक्वायरमेंट होती है ना इसमें, पीआईडी के लिए, सिलेक्शन के लिए या एनरोलमेंट के लिए, वो सारी जब वो पहले आपकी ज़्यादा जॉब और आपको सिलेक्ट करते हैं, वो पहले चेक करते हैं आपकी सारी कि आप उस पर एलिजिबल हो, कि आप बाद में एनरोलमेंट हो जाएगी, सब कुछ आपको मसला नहीं आएगा। तो एक किस्म का वो सारा प्रॉपर चेक पहले ही हो जाता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जॉब में आप एम्प्लॉय हो, बाकी यूनिवर्सिटीज जो बाकी कंट्रीज की तरह नहीं होता कि जहाँ पे आपको स्टूडेंट का टाइटल मिलता है। यहाँ आपको पीएचडी को यहाँ कोई स्टूडेंट नहीं बोलेगा, पीएचडी कैंडिडेट बोलते हैं या रिसर्च फेलो बोलते हैं। तो आपको प्रॉपर सैलरी मिलती है, आप टैक्स पे करते हो एज सेम अदर, आप उस कंट्री के टैक्स पेयर हो। और उसके अलावा इन केस आपको कुछ सिकनेस या कुछ होता है, तो आप वो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। और ये सारे जो जितने भी एक आम वर्कर को बेनिफिट होते हैं वो आप को मिलते हैं। लेट्स सपोज आपके यहाँ बेबी की बर्थ होती है, तो वो आपको लीव्स मिलती हैं, मैटरनिटी लीव जो पैटर्निटी लीव होती हैं 1 ईयर की पेड होती हैं। उसके अलावा बाकी जो चाइल्ड बर्थ पे आपको लमसम मिलता है, तो वो सारे जो बेनिफिट्स आप जो है क्लेम कर सकते हैं उसमें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबका जिन्होंने कमेंट्स सेक्शन में क्वेश्चन पूछे, जिन्होंने देखा। सर ताहिर साहब का शुक्रिया, हाँ, असद भाई आपका भी। हम ना ये जो हमारी रिकॉर्डिंग है यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगी, आप इसको दोबारा देख लीजिएगा। मैंने जो मैंने वेबसाइट, दोबारा शेयर कर दी है, मैंने वेबसाइट ना कमेंट में लिख दी है मैंने। हाँ तो ये इन्होंने लिख भी दिया है, ठीक है। हाँ तो चूंकि हमने इसको 1 घंटे में ख़त्म करना था, तो असद हाँ। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताएं नहीं कि नहीं नेक्स्ट टाइम हमें ताइवान के बारे में और इंटर्नशिप के बारे में कब टाइम देंगे? नहीं, ताइवान के बारे में भी, हांगकांग के बारे में भी दे लेंगे। पहले वो इफ्तिखार भाई को पकड़ते हैं, उनसे बात करते हैं, तो इकट्ठे कर लेंगे हम सेशन है। चलें ठीक है, बहुत बहुत हाँ, शुक्रिया। और एंड पे मोटिवेटेड सा एक छोटा सा मैसेज दे दें, फिर हम इसको ख़त्म करते हैं। मैसेज
यही है कि जब तक आप किसी चीज़ के लिए कोशिश नहीं करोगे आपको नहीं मिलेगी, कोशिश करेंगे तो मिलेगी। अगर आपको पोजीशन आई है उस पर आप कहते हो इसमें मेरी सिलेक्शन ही नहीं होनी, तो मीन्स आपने एफर्ट ही नहीं की। हाँ, अप्लाई तो करके देखो, अप्लाई करके अगर रिजेक्शन होती है देन मीन मेक सेंस। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे, मुझे जितने भी लोग रब्ता करते हैं मैं उनको यही बोलता हूँ, 3 to 4 months आप अच्छी तरह लगाएं, आपको मिलेगी पोजीशन, लाजमी मिलेगी। लेकिन इसमें फिर ये भी मैटर करता है, मेंटोरशिप बहुत मैटर करती है। लाइक मैं बताया, मैं मुझे नहीं था पता चीज़ों का, मुझे वो जुनेद, डॉक्टर जुनेद मिले, उनसे चीज़ें पूछी, पता चला चीज़ों का। और आप जिस तरह आपने एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म शुरू किया है, अब मेंटोरशिप अवेलेबल है, हर रोज़ नए लोग आते हैं और गाइड करने को भी तैयार है। तो फिर भी अगर इश्यूज आए स्टूडेंट को, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग एट देयर एंड नॉट ऑन अस। तो ये चीज़ है। तो आप देखें, आपके अपने बंदे देख लें यार। आपके अब्बास भाई थे, वो चाइना चले गए हैं। दो, एक वो था उमर, क्या नाम था उसका, मुझे नाम भूल गया। सारे मतलब जो भी आपके साथ भी हैं और जो आ रही हैं लोग, सारों को कुछ ना कुछ मिल ही रहा है ना, जा ही रहे हैं ना, आस्ता आस्ता चीज़ें सीख रहे हैं, पता चल रहा है, सिस्टम में इन हो रहे हैं। तो मिल जाएगी, ये मैं कन्फर्म कहता हूँ कि मिल जाती है, ये नहीं है। लेकिन फिर कुछ लोगों की प्रायोरिटी बहुत होती है। फिर आप अगर आपने सोचना है कि मैंने यूएस से ही जाना है, तो फिर ऑब्वियस बात है टाइम लगेगा। बिल्कुल। तो जितने भी हाँ, कंट्रीमेट सुन रहे हैं, जिस तरह असद ने शुरू में कहा था कि हम लोग लैंग्वेज नहीं सीखते, और चाइना में पाकिस्तानी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं सीखते थे, और जो अफ्रीकन पीपल थे, नेपाली, सूडानी, इधर उधर से, वो सारे के सारे चाइनीज़ लैंग्वेज सीख के हमसे आगे निकल जाते थे। जहाँ भी जाएं लैंग्वेज लाजमी सीखें उस कंट्री की, ठीक है। और बिल्कुल आपने अगर माइंड बना लिया है चाइना जाना है, तो अभी से बेसिक लैंग्वेज सीखें घर बैठ के। यूट्यूब सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है दुनिया में। और नॉर्वे जाना है, बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्वेजियन सीखें। फिनलैंड जाना है, फिनिश सीखें आप, ठीक है। डैनिश सीखें, डच सीखें। तो ये चीज़ें आपकी एप्लीकेशन में पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। तो असद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपका भी एग्जैक्ट। शुक्रिया। तो जी इंशाल्लाह जी फिर असद भाई को दोबारा घेर के लाएंगे। पहले हम इफ्तिखार भाई से बात करते हैं। तो सब अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, अल्लाह चार हाफिज़। भाई हो तो